ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स की नई सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक, इसको लेकर के जो अभी सब जगह से आलोचना हो रही है, विरोध हो रहा है। INB मिनिस्ट्री ने नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड है उन्हें जो मिलने के लिए बुलाया था, उनके बीच में बातचीत वगैरह भी हुई है। ये जो पूरा विवाद है, इसके बारे में आपने अभी तक कहीं ना कहीं से तो अवश्य ही सुना होगा। वैसे इसका रिव्यू मैंने कल ही अपलोड कर दिया था, आपने अगर नहीं देखा है तो रिव्यू आप अवश्य अवश्य देखना हमारे प्रतीक फिल्म थियरी चैनल पर। जितने भी रिव्यूज़ होते हैं फिल्मों के या वेब सीरीज़ के, वो सारे के सारे रिव्यूज़ हमारे प्रतीक फिल्म थियरी चैनल पर ही अपलोड होते हैं, तो उससे भी सब्सक्राइब आप अवश्य करना और रिव्यू ज़रूर देखना। तो अभी इस वीडियो में ये जो विवाद हुआ है भोला और शंकर इन कोड नेम्स को लेकर के, उसी के बारे में स्पेसिफिक हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है, तो मैं आप सब मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें विस्तार से थोड़ा समझाने की आवश्यकता होती है। तो आप शुरुआत का कुछ पार्ट देख लेंगे तो आप पूरी बात को ठीक से मैं समझा नहीं पाऊंगा कुल मिलाकर। तो सब मित्रों से प्रार्थना है कि वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखना और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि देखिए आप देख ही रहे हैं यूट्यूब ने पिछले 1 वर्ष से किस प्रकार से हमारे चैनल की रीच को पूरी तरीके से रोक दिया है। सब्सक्राइबर्स वही के वही है, व्यूज़ भी मतलब नए दर्शकों को यूट्यूब चैनल रिकमेंड ही नहीं कर रहा। तो सब मित्रों से प्रार्थना है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य अवश्य करना। तो दोस्तों, भोला और शंकर इन कोड नेम्स को लेकर के अब ये जो कुछ भी विवाद हुआ है, या फिर INB मिनिस्ट्री ने जो नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को मिलने के लिए बुलाया, ये पूरा विवाद देख करके मुझे पर्सनली अंदर से सच कहता हूँ बहुत बहुत ज़्यादा निराशा हुई है। बिल्कुल ऐसा हताश होने का मन करता है। ऐसा लगता है अंदर से, यार क्या मतलब कुछ बदलने नहीं वाला। सच में अंदर से यही बार बार फीलिंग आती है। अब कुछ मित्रों को लगेगा कि भाई इसमें निराश होने वाली क्या बात है, राष्ट्रवादी विचारधारा की दृष्टि से तो ये अच्छा ही है ना कि ऐसी बातों को टॉलरेट नहीं किया जा रहा। पर दोस्तों, थोड़ा सा शांति से सोचिए, थोड़ा दूरगामी दृष्टिकोण से थोड़ा सा आप इस विषय को सोचिए। केवल इस विवाद की बात नहीं है, पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं जो लगातार देखते जा रहा हूँ ना, उसी के बारे में अभी मैं थोड़ा सा अपना मन हल्का करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कला और साहित्य के क्षेत्र को लेकर के राष्ट्रवादी विचारधारा के जो राजनेता हैं उनमें बिल्कुल ही उदासीनता है, निराशा है, या यहाँ पर वो कुछ बदलाव करना ही नहीं चाहते, ऐसा लगता है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी भयानक समस्याएं हैं ना, जो सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंटेंट होता है, डीपली प्रॉब्लमेटिक होता है, वहां पर तो बिल्कुल ही चुप्पी हमें देखने को मिलती है, चिड़ी चुप, कोई उस पर रिएक्शन ही देखने को नहीं मिलेगा। पर कुछ ऐसी बातों को लेकर के फिर विवाद खड़ा किया जाएगा जहां पर फिर उन्हें ही बैकफुट पर आना पड़ता है, राष्ट्रवादी विचारधारा के राजनेताओं को ही पीछे होना पड़ता है, या फिर कुछ भी उसका कंक्लूजन ऐसा निकलता नहीं है। भाई ऐसा डीपली प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है जहां पर सही मायने में उस समय उस गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने की आवश्यकता थी। वहां पर पूछा जाना चाहिए था, विवाद होना चाहिए था, चर्चा होनी चाहिए थी, आलोचना होनी चाहिए थी, पर वो तो हमें देखने को नहीं मिला। देखिए, ये बैन बॉयकॉट वगैरह इन फालतू बातों को मैंने कई बार ये बातें कही, ये किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। मैं बैन बॉयकॉट की बात नहीं कर रहा, पर जो रियल प्रॉब्लमेटिक कंटेंट होता है उसको लेकर के समाज में जागरूकता तो आए, पर वहां पर तो बिल्कुल ही चुप्पी हमें देखने को मिलेगी। और इस सीरीज की भी अगर हम बात करें ना, इस सीरीज में ये जो कोड नेम्स है भोला और शंकर आदि, इससे 50 गुना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक दूसरी बातें हैं इस सीरीज में, जैसे कि पाकिस्तान और ISI को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे देना, उसके साथ में ही रॉ और IB का जिस प्रकार से भद्दा मजाक इस सीरीज में बनाया गया है। अजीत डोभाल जी पर जो बेस्ड कैरेक्टर है मनोज पाहवा, उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया है, लिटरली किसी जोकर की तरह उस कैरेक्टर को उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये तो 1-2 बातें मैंने केवल आपको बताई, पाकिस्तान ISI को क्लीन चिट देना या हमारे सुरक्षा एजेंसीज का भद्दा मजाक उड़ाना, ये तो 1-2 बातें मैंने बताई है। ऐसी कई सारी 6-7 बातें मैंने हमारे रिव्यू में बताई हुई है IC-814 के, वो रिव्यू आप अवश्य देखना। तो कहने का तात्पर्य है कि इस सीरीज में भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है, उनके ऊपर चुप्पी रख करके या उनको इग्नोर करके फिर भोला और शंकर इन कोड नेम्स पर पूरा ये चर्चा रोक दी जाती है जैसे। और जो कोड नेम्स वाली भी बात है, वहाँ पर भी एक मायने में देखा जाए तो बैकफुट पर ही आना पड़ा ना, क्योंकि सबको पता है कि यही कोड नेम्स थे और सीरीज में उन आतंकियों को इस्लामिक आतंकवादी ही दिखाया है, अलकायदा के आतंकवादी ही दिखाया है। 5 कोड नेम है, चीप, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर, ये 5 कोड नेम सीरीज में दिखाए गए हैं। इन 5 हाईजैकर्स का जो मुखिया है डॉक्टर, उसका रियल नाम भी उन्होंने बताया है, शाहिद अख्तर सईद, ये उसका नाम है।
अलकायदा से वो जुड़ा हुआ है, ये भी बताया है। तो उन आतंकियों को इस्लामिक आतंकवादी ही सीरीज़ में दिखाया हुआ है। तो सोचिए, एक व्यक्ति जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, वो जानता भी नहीं है, समझता भी नहीं है पॉलिटिक्स, वो कल को ये सीरीज़ देखने के लिए बैठेगा। वो देखेगा कि हाँ यार, ये जो आतंकवाद की समस्या दिखाई है, इस्लामिक आतंकवादी दिखाए हैं, और जो कोड नेम्स है चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला शंकर, इनको लेकर के भी वो कोई भी दर्शक समझ जाएगा कि भाई ये कोड नेम दिखाए गए हैं। उस पर कहीं से भी ये इंप्रेशन नहीं आता सीरीज़ में कि उनको हिंदू आतंकवादी दिखाया गया है। तो वो देखेगा कि भाई यार, ये जो विवाद खड़ा किया कोड नेम्स को लेकर के, मतलब ये राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग तो बस ऐसे ही बिना मतलब का ही शोर मचाते रहते हैं। यही इंप्रेशन जाएगा ना भाई उस व्यक्ति के ऊपर। चर्चा होनी चाहिए तो ऐसे मुद्दों को लेकर के होनी चाहिए जो सही मायने में प्रॉब्लमेटिक है। इस सीरीज में उससे 50 नहीं 100 गुना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दूसरी बातें दिखाई गई है, उनको लेकर के चर्चा होनी चाहिए थी। पर वहाँ पर तो कोई हमें चर्चा देखने को ही नहीं मिलती। और ये सीरीज थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। अभी 2 महीने पहले महाराज नाम की फिल्म रिलीज हुई। इतनी घिनौनी प्रोपेगेंडा सीरीज है, मतलब उस मुंह से गाली तक निकालने का मन नहीं होता उस ऐसे घिनौनी, जिस नीच मानसिकता के साथ में ऐसी फिल्में बनती है। सबको पता है ब्रिटिश राज की उस समय की जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, उन्होंने हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड के लिए क्या क्या प्रोपेगेंडाज रचे थे। उन्हीं में से ये एक प्रोपेगेंडा, एक निर्दोष हिंदू संत को, वैष्णव संत को छला गया, प्रताड़ित किया गया उस समय। और उसी पूरे षड्यंत्र के ऊपर, प्रोपेगेंडा के ऊपर यहां पर फिल्म बनाई जाती है। उस समय की मिशनरीज ने, ब्रिटिश राज ने जो कुछ उनके पपेट्स खड़े किए थे, जिन्हें उन्होंने बाद में सोशल रिफॉर्मर्स वगैरह कहा, उस प्रोपेगेंडा को लेकर के ये फिल्म बनाते हैं। उस समय तो कहीं पर वो आउटरीच, वो चर्चा, वो कुछ देखने को ही नहीं मिला। सब कुछ बिल्कुल चिड़ी चुप, शांति। उस समय तो पूछा जाना चाहिए था ना, क्यों आप सनातन संस्कृति को इस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं? हमारे संतों को, आश्रमों को आप बलात्कार के अड्डों के रूप में दिखा रहे हैं कि हिंदू अपनी बहन बेटियों को बलात्कार करने के लिए भेजते हैं आश्रम में, और अपनी बहन बेटियों का बलात्कार करवाने के बाद में वो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटकर सेलिब्रेट करते हैं कि देखो मेरी बहन बेटी का, आज मेरी बेटी का बलात्कार हो गया। ये मतलब आप सोचिए किस हद तक की सड़ी हुई मानसिकता होगी उस फिल्म को बनाने वाले की। और केवल मिठाइयाँ नहीं बांटते, अपनी बहन बेटी को बलात्कार के लिए भेजने के बाद में मोहल्ले में ढिंडोरा पीटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, और फिर मोहल्ले के लोग उस बलात्कार को देखने के लिए जाते हैं, पैसे दे करके लाइव शो की तरह बलात्कार देखते हैं आश्रमों में जाकर के। इस हद तक की सड़ी हुई घिनौनी, छोड़िए ऐसे लोगों के लिए मुंह क्या गंदा करना। उस समय कोई चुप सब। यही नहीं, अभी 15 अगस्त वेदा क्या था उसकी थीम कि भाई आतंकवाद की समस्या से भी ज़्यादा बड़ी समस्या तो देश में ये जो समाज के उच्च वर्ग के जो हिंदू है ना, वो जो जातिवाद वो कर रहे हैं, वो आतंकवाद से भी बड़ी समस्या है। यही उसकी मूल थीम थी। कुछ सिलेक्टिव घटनाओं को लेकर के, उनको बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेकर के जा करके, एग्जेजरेट करके जो ये नफरत और जहर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं उस फिल्म के माध्यम से, तब क्यों किसी ने चर्चा नहीं की? विदा हो गया। खेल खेल में भी कितनी घिनौनी प्रोपेगेंडा फिल्म। उसके बाद में स्त्री 2, उसमें तो हंसते खेलते हुए सटल वे में उनको वहाँ पर ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को ही उखाड़ फेंकना था। ब्राह्मणिकल शब्द बस उपयोग नहीं किया था, परंतु पेट्रियार्की को उखाड़ फेंकना था उनको। पितृसत्तात्मक समाज से उनको, महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को लिबरेट करना था। जो संस्कारों की, संस्कृति की बात करते हैं वो तो सरकटे दानव की तरह होते हैं। यही थीम थी ना उसकी। का क्यों चर्चा नहीं हुई उस समय? क्यों बात नहीं हुई उस समय? स्त्री 2 के समय भी मैंने कहा था कि भाई वो सरकटा दानव वगैरह कुछ बहुत यूनिक कंसेप्ट दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाएगी। पर चर्चा तो हो, डिबेट तो हो, बात तो हो कम से कम। पर ना, किसी को ऐसी उसकी प्रॉब्लमेटिक थीम से जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। यही नहीं, आप देखिए अभी कुछ महीने पहले अन्नपूर्णी फिल्म को लेकर के भी इसी प्रकार का पूरा विवाद खड़ा हुआ था। एक फालतू फिल्म, नयनतारा की बिल्कुल एक फालतू फिल्म अन्नपूर्णी। उससे सैकड़ों गुना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंटेंट नेटफ्लिक्स पर है, हर हफ्ते रिलीज हो रहा है। श्याम सिंह रॉय आज भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। क्या है श्याम सिंह रॉय में? भारत भर के मंदिरों को बलात्कार के अड्डे दिखाया है। श्याम सिंह रॉय में बलात्कार के अड्डे दिखाया है, स्पष्ट रूप से दिखाया है। कोई सटल वे में या छुप कर नहीं, सीधे तरीके से भारत भर के मंदिरों को बलात्कार के अड्डे दिखाया है श्याम सिंह रॉय में। वही ब्रिटिशों का, वामपंथियों का, देवदासी को प्रथा को लेकर के झूठ वहां पर गढ़ा गया है। कोई आउटरीच, कोई विरोध देखने को नहीं मिला।
सेलिब्रेट किया जाता है पूरे लेफ्ट के इकोसिस्टम के द्वारा उस फिल्म को, अभी भी देख लीजिए। नेटफ्लिक्स पर तो श्याम सिंह रॉय भी है, लैला भी है, घुल भी है, उससे भी ज़्यादा घिनौना प्रोपेगेंडा कंटेंट भर भर कर पड़ा हुआ है नेटफ्लिक्स इंडिया पर। कहाँ हटाया नेटफ्लिक्स इंडिया ने उस कंटेंट को? एक अन्नपूर्णी फिल्म को बस दिखावा किया, हमने हटा दिया हमारे प्लेटफॉर्म से। दिखावा ही कहा जाएगा ना, क्योंकि भाई श्याम सिंह रॉय तो अभी भी तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर है, लैला तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर है, घुल तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर है, फिर ये ढोंग और पाखंड क्यों? बस अन्नपूर्णी को सामने से दिखाने का बस मतलब ये हिंदुओं को बस बेवकूफ बनाना चाहते हो कि देखो देखो तुमने विरोध किया तो हमने अन्नपूर्णी को हटा दिया। भाई उससे 1000 गुना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंटेंट तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर है, वो क्यों नहीं हट रहा? हाँ, उस पर तो कोई चर्चा विवाद देखने को ही नहीं मिलता। और अन्नपूर्णी एक बिल्कुल फालतू फिल्म, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंटेंट पा रंजीत, वेट्रीमारन, मारी सेल्वराज, इनका कंटेंट हमें देखने को मिलता है। इन्होंने तो उदयनिधि स्टैलिन ने जो सनातन संस्कृति के समूल नाश की बात की थी, कोरोना, डेंगू, मलेरिया से सनातन संस्कृति को कंपेयर किया था और उसको पूरा इरेडिकेट कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए बात कही थी, उसका तो खुलकर सपोर्ट किया था पा रंजीत, वेट्रीमारन, मारी सेल्वराज। इन्होंने उनकी फिल्मों में भी वही विचारधारा देखने को मिलती है। कर्णन में भगवान श्री कृष्ण की हत्या को सिंबॉलिक वे में सेलिब्रेट किया है। पारंजित की काला में रावण के फॉलोअर्स के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी की लिंचिंग को सेलिब्रेट किया गया है सिंबॉलिक वे में। कहाँ आउटरीच, किसने विरोध? वो ऐसे बातों पर तो कोई विरोधी, कोई चर्चा ही देखने को नहीं मिलती। और चलो कोई ये कहे कि भाई वो तो काफ़ी पुरानी फिल्में हैं, कर्णन 3-4 साल पुरानी है, या फिर श्याम सिंह और 3 साल पुरानी है, तब शायद इतनी जागरूकता नहीं होगी। भाई अभी कुछ महीने पहले ही गामी रिलीज हुई है, उस फिल्म में भी यही मंदिरों को बलात्कार के अड्डे उन्होंने दिखाया है, बलात्कार के अड्डे। और यही नहीं, उसमें तो भाई मतलब बुद्धिज़्म और सनातन संस्कृति को जैसे वो अलग अलग प्रस्तुत कर रहे हो, मैं तो किसी को अलग नहीं मानता हूँ। बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, सिखिज़्म हो, वैष्णविज़्म हो, शैविज़्म हो, शाक्तिज़्म हो, गणपत्य पंथ हो, वैष्णविज़्म में सैकड़ों संप्रदाय हैं, शैविज़्म में सैकड़ों संप्रदाय हैं, मैं किसी को अलग नहीं मानता, परंतु डायरेक्टर क्या दिखा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हर सकारात्मक बात के साथ में बुद्धिज़्म को जोड़ करके दिखाया है और हर नकारात्मक बात के साथ में वो सनातन संस्कृति को जोड़ करके दिखा रहे हैं, मंदिरों को बलात्कार के अड्डे दिखा रहे हैं। रियल प्रॉब्लम, डीपली प्रॉब्लमेटिक कंटेंट, यहाँ पर कोई आउटरीच, कोई चर्चा, कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ये सब जब आदमी देखता है ना, तो यार सोचिए, आप हताश नहीं होगा व्यक्ति तो क्या होगा? क्योंकि जो सही मायने में इतना डीपली प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है, वहाँ पर तो जैसे किसी को कुछ मतलब ही नहीं है और कुछ ऐसी बातों को लेकर के पूरा मुद्दा खड़ा किया जाता है जहाँ पर खुद ही राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को ही बैकफुट पर आना पड़े। मैंने कहा ना, कोई भी व्यक्ति जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो कल को सीरीज देखता है तो वो क्या सोचेगा? जो सही मायने में बड़े बड़े प्रॉब्लम है सीरीज के, वहां पर तो उसका ध्यान जाएगा नहीं, क्योंकि विवाद तो उसको भोला और शंकर नामों को लेकर ही लगेगा। तो वो सीरीज देखते हुए सोचेगा कि भाई यहाँ पर तो सबको इस्लामिक आतंकवादी दिखाया है, भोला और शंकर तो कोड नेम थे और उस समय की भारत सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा गया है। तो ये राष्ट्रवादी तो यार बिना मतलब का ही हवा खड़ा करते हैं, बिना मतलब का ही शोर मचाते रहते हैं। उसके मन में तो यही इंप्रेशन जाएगा ना राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों को लेकर के। तो हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं और ज़्यादा? और अभी जो नेटफ्लिक्स ने कहा कि हम डिस्क्लेमर में दिखा देंगे रियल नेम, आप मुझे बताइए पिछली बार आपने कब किस फिल्म का डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़ा था? कुछ सेकंड के लिए डिस्क्लेमर आता है और चला जाता है, कौन पढ़ता है उस डिस्क्लेमर को ध्यान से? तो और चलो डिस्क्लेमर उन्होंने डाल दिया, या फिर वो भोला और शंकर नाम जो सीरीज में एक जगह पर उपयोग किया है, उतने सेकंड के लिए वो ट्रिम भी कर देते। मान लीजिए वो 2-3 सेकंड का जो सीन है उसको ट्रिम कर देते, तो क्या सीरीज की बाकी जो पूरी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो बदल जाएगी? जो वो नैरेटिव सेट करना चाहते वो चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई। और कहने का तात्पर्य कि भाई उससे कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंटेंट आते रहता है, उसको लेकर के कोई विवाद, चर्चा, कोई डिस्कशन, डिबेट हमें देखने को ही नहीं मिलती। तो वो होना आवश्यक है ना, ताकि लोगों में जागरूकता आए, समझे हम कि सही मायने में समस्या किसको कहते हैं, ये समझ में तो आए। बाकी वामपंथ तो वो कोरोना के वेरिएंट्स की तरह है, वो हर रोज जैसे कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स आए थे ना, तो वामपंथ जो बीमारी है ना, वो ऐसे अलग अलग रूप लेती रहती है। और आजकल वो आप देख लीजिए, इस प्रकार से सटल वे में अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं ना, कि मैं देख रहा हूँ कि कई सारे राष्ट्रवादी ही ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं। स्त्री 2 का उदाहरण ले लीजिए। मुंजा तो काफ़ी हद तक सही थी, परंतु उसमें भी वोकिज्म का वो कीड़ा उन्होंने डाल ही दिया था। तथाकथित वो उनको जो भी फेमिनिज्म को लेकर के उन्होंने जो बात कही है,
जो पुरुष पात्र है उसको बिल्कुल ही नपुंसकों की तरह, मूर्खों की तरह लट्टू होकर के वो पीछे पीछे घूम रहा है, और लड़की को उनको सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बनाना है। वो लड़की दो दो तीन तीन लड़कों को घुमा रही थी, और उसके बाद में फिर उसको सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है। चलो, जो मुंजा हो या क्या कहा जाए, सच में ये सब देख करके निराशा ही होती है, और क्या कह सकते हैं हम। कई बार मैंने ये बात कही है कि चर्चा हो, डिस्कशन हो, लोगों में जागरूकता आए, बात हो, और लोगों की बातों से ही सबसे बड़ी पीड़ा है फिल्म मेकर्स को इतनी आप बात समझना। इन्हें लगता है कि हम सटल वे में अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। कुल मिलाकर इनको भी जनता का सपोर्ट चाहिए होता है। तो जब इनको पता चलेगा ना कि भाई लोग, तुम भले ही कुछ भी अलग अलग वेरिएंट्स लेकर के आ जाओ अपनी विचारधारा के, लोग फिर भी समझ रहे हैं, लोगों को हम समझा रहे हैं तुम्हारे प्रोपेगेंडा के बारे में, तो ये अपने आप बदलेंगे। क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में देख लीजिए, इन्होंने अपना रूप बदल लिया है, प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के तरीके बदल लिए हैं, क्योंकि उन्होंने विरोध देखा पिछले 3-4 वर्षों में लोगों का। इसी कारण से तो ये थोड़ा अभी अलग प्रकार से अपने प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं ना। तो ये जो नए वेरिएंट्स वो लेकर के आ गए ना इस वामपंथ रूपी बीमारी के, वोकिज्म के, तो उन अलग वेरिएंट्स पर भी चर्चा करनी आवश्यक है, ताकि इन्हें समझ में आए कि भाई लोग मूर्ख नहीं हैं, उन्हें समझ में आता है। तुम हॉरर कॉमेडी के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा स्प्रेड करोगे तो लोगों को उतनी बुद्धि है कि वो समझ पाएंगे, समझते हैं वो लोग। तो कम से कम डिस्कशन हो, चर्चा हो, डिबेट हो। और हाँ, एक और बात बतानी रह गई, चर्चा करनी रह गई। अनुभव सिन्हा आप देख लीजिए, पहले कुछ उसने रोमांटिक फिल्में वगैरह बनाई हुई है, फिर 2014 के बाद में अचानक से वो मुल्क बनाता है, आर्टिकल 15 बनाता है, और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम उन प्रोपेगेंडा फिल्मों को सर पर लेकर के नाचता है। उन्हें लगा कि हम फांसीवाद को, राष्ट्रवादियों को ऐसा सबक सिखा देंगे, ऐसी फिल्मों के माध्यम से उखाड़ कर फेंक देंगे फांसीवादियों की सत्ता को, मुल्क, आर्टिकल 15 वगैरह कुछ बना करके। फिर देखा कि भाई इनका कुछ तो प्रोपेगेंडा चल नहीं रहा। तो फिर बाद में देख लीजिए, बॉलीवुड ने खुद ही जैसे इससे दूरी बना ली हो, फिर उसके अनेक आई, किसी मक्खी मच्छर ने भी नहीं पूछा उस अनेक को। उसके बाद में उसकी भीड़ रिलीज़ हुई, भाई मतलब कब आई कब चली किसी को पता भी नहीं चला भाई। तो एक ऐसा डायरेक्टर जिसका वो अपना रिलेवेंस खो चुका हो, फिर उसको नेटफ्लिक्स फंड करता है, पता नहीं किस कारण से। मतलब जब दिख रहा है कि उसकी फिल्में लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं, परंतु फिर भी नेटफ्लिक्स उसको फंड करता है। ये तो इस पर चर्चा होनी चाहिए ना, पूछना चाहिए कि भाई क्या कारण है, मतलब अपना पैसा बर्बाद करने का क्यों इतना नेटफ्लिक्स को क्यों, ऐसे फिल्म मेकर पर क्यों पैसे लगा रहे हो। फिर जो जनता जिसको रिजेक्ट कर दे रही है, उसके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया जा रहा है, फिर भी नेटफ्लिक्स उस पर पैसा लगाता है। तो जो डायरेक्टर जिसको लोग एक प्रकार से ना देखना चाहते हो, ना लोगों की देखने की इच्छा है, उसकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही है, पर फिर उसकी एक सीरीज़ आती है, उस सीरीज़ को लेकर के भी कोई हाइप नहीं थी। आप देख लीजिए IC-814 को, ये विवाद खड़ा होने से पहले कोई हाइप नहीं थी, पर अचानक से फिर ये समन भेजा जाना, फिर मीडिया में चर्चा, तो उनका तो काम हो गया। चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो या डायरेक्टर हो, उनका तो काम हो गया, सीरीज़ को हाइप मिल गई। तो चलो, आपको समन भेजना भी था या जो कुछ भी बुलाना था, तो सही मुद्दों को लेकर के बुलाते ना, कि ये क्या बना करके रखा है, अजित डोभाल जी पर बेस्ड कैरेक्टर को कैसे दिखा रहे हो आप, सुरक्षा अधिकारियों को कैसे मजाक बना करके रखा है, पाकिस्तान और ISI को किस आधार पर क्लीन चिट दे दी, क्या फालतू प्रोपेगेंडा लगा करके रखा है, इस पर पूछना चाहिए था। बाकी देखिए, कुछ मित्रों को मेरी बातें कड़वी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़कर, पर सच में यार दुख होता है जब हम इतना लगातार बोलते हैं और देखते हैं कि भाई उसका कुछ सकारात्मक परिणाम तो दिखता नहीं है, और ज़्यादा हमें ही पीछे आ जाना पड़ रहा है, हमारा ही उल्टा, हम अपने से हम दूसरों को ये अवसर दे रहे हैं ना कि वो हमारा मजाक उड़ाए एक प्रकार से। बाकी मैंने जो बातें कही उस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।